अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। रिजवान सर की एक और वीडियो आई है, नए मुद्दे होंगे, देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। और दोस्ती, कैसी दोस्ती? हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो दो खबरें, एक तो डुगडुगी पिट गई, ढोल पिट गया। बताता हूं डुगडुगी क्यों पिटी और क्यों पीटी जाती है और कहां पिटी। और बिजनौर पहुंचे योगी आदित्यनाथ और उनके भाषण के कुछ अंश आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूं। आपको भी समझ में आ जाएगा और जिनमें अकल जरा कम है उनको भी समझ में आ जाएगा, या यूं कहूं अकल थोड़ी ज्यादा है उनको भी समझ में आ जाएगा कि योगी जी का क्या संदेश है आने वाले वक्त के लिए। और रिजवान अहमद का असेसमेंट कितना सही था वेस्ट बंगाल के बाद कि भैया जबरदस्त बैटिंग का समय आ रहा है। योगी जी ने क्या बोला आपको सुनाता हूं। पहले बात करते हैं डुगडुगी पर। तो साहब, डुगडुगी अक्सर इसलिए पिटती है जब किसी अपराधी के मकान का 82-83 होती है, या इसलिए भी पीटी जाती है कि तुम्हारा मकान कुर्क कर लिया जाएगा, गिरा लिया जाएगा, तुम पर जानकारी पहुंच जाए। तो जो असद का पुश्तैनी मकान है, इनके अब्बा हजूर का या दादा हजूर का, उसी क्षेत्र में फिलहाल असद किराए के मकान में रह रहा था। वहां पर डुगडुगी पिट गई है और 15 दिन का टाइम दिया गया है कि 15 दिन में ये मकान खाली कर दो, ये गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो खसरा खतौनी सब निकल के आए उससे साबित हो गया है कि असद के दादा या अब्बा हजूर ने जो मकान बनाया था वो बंजर जमीन पर बनाया था। ठीक साथियों, और इसके अलावा पूरे क्षेत्र की अब मैपिंग भी हो रही है। मैपिंग किसकी हो रही है? किसका मकान कहां बना हुआ है, किस पर गुंडा एक्ट है, किस पर कभी गैंगस्टर एक्ट लगा है, किस पर कब क्या मुकदमा लगा है, और सबका अब ढोल बजने जा रहा है और सबकी क्लास लगने जा रही है। बही खाता खुल चुका है, जैसा संबल की मारपीट के बाद सबका बही खाता बिजली चोरी को लेकर साथियों खुला था। इससे पहले आगे बढ़ूं, बता दूं त्विषा राजपूत ये साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं। तो शी वॉज जनरस इनफ कि ये आई और इन्होंने 1 घंटे का मिशन भारत का लेक्चर लिया इन साइकोलॉजी। इन्होंने जो अलग अलग शॉर्ट में टॉपिक कवर किए वो किए साइकोलॉजी ऑफ अ ब्रेव सोल्जर, डिसिप्लिन की साइकोलॉजी, रिजिलियंस की साइकोलॉजी, टीम वर्क साइकोलॉजी, ग्रुप माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट की साइकोलॉजी और फोकस अंडर प्रेशर की साइकोलॉजी। अब मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि हर 2 महीने में इन सारे टॉपिक पे अलग अलग आप आकर, डिसिप्लिन पे अलग लेक्चर, डिसिप्लिन की जो साइकोलॉजी होती है, टीम वर्क का अलग लेक्चर, ये 6-7 लेक्चर एवरी 2 मंथ आप आके लीजिए। क्योंकि सोल्जर बनने के लिए फिजिकल एस्पेक्ट के साथ रीजनिंग एंड साइकोलॉजी भी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, ऑफ कोर्स एकेडमिक्स के साथ। तो अब वापस आते हैं साहब के डुगडुगी पिट गई है और मकान पे बुलडोजर चलने का समय आ गया है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं, योगी जी गए थे बिजनौर। विस्थापित जो हुए थे पाकिस्तान से उनको कुछ भूमि दी जानी थी, यह था कार्यक्रम। करीबन 1600 परिवारों को भूमि दी गई है। तो यहां पर योगी जी का एक भाषण जो है वो वायरल हो रहा है। वह भाषण के थोड़े अंश वायरल हो रहे हैं, तो वो अंश अपने हिसाब से आप लोगों के लिए कंपाइल करके निकाल के लाया हूं। और आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि आने वाले वक्त में किस बैटिंग की तैयारी है, जो बात वेस्ट बंगाल के बाद कम से कम आपका भाई बोलता आया है। और कल मैंने असद के बारे में एक बात बोली थी, लेकिन इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल ये बता रही है कि ये कितना बड़ा स्मैकिया और नशेड़ी किस्म का एक इंसान या लड़का होगा। जी हाँ साथियों, तो शायद मुझे गाली देने वालों को यह लगा होगा कि देखो ये किस तरीके से, ये तो हर जगह रिश्ता जोड़ लेते हैं ना, एक मुसलमान को नशेड़ी बोल रहा है। तो बेटा कुछ देख के बोलता हूं, कुछ सोच के बोलता हूं, उसके होठ देख के बोला था, उसकी शक्ल देख के बोला था। इतना अनुभव हो गया है जिंदगी में। उसी असद के बाद सुन लो, उसी असद के लिए सुन लो मौलाना क्या बोल रहा है। भाई उसे तो हम लोग इतनी अच्छी तरह जानते नहीं है, उसकी भी उम्र ज़्यादा नहीं है, उसके बाप को जानते हैं, उसका व्यवहार तो सही था, मगर ये बताते हैं कि वो लड़का ठीक नहीं था, नशा वगैरह करता था वो। सुन लिया? तो ऐसे किसी को टारगेट नहीं करता हूं।
अब चलते हैं योगी आदित्यनाथ जी ने बिजनौर में क्या बोला है, और असद का भी किस्सा सामने आया है। अब समझने वाले समझ जाएंगे इस भाषा का अर्थ क्या है और इसका मतलब क्या है। आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं, तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं। और दोस्ती, कैसी दोस्ती, आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में चोरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। सबका साथ और सबका विकास, योजनाओं का लाभ, विकास की योजनाएं बिना भेदभाव के, बिजली बिना भेदभाव के, कर्ज बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं भी आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए मैं भी आया हूं आज। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। और आज का ये समारोह जो यहां पर हो रहा है, बहनों और भाइयों, उसी का हिस्सा है। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं पाकिस्तान से, उस मजहबी निर्ममता के शिकार इन पाकिस्तानी विस्थापितों के बारे में, या देश भर में फैले हुए उन विस्थापितों के बारे में इन मौलाना और मौलवियों की कभी आवाज नहीं निकली। जी हां साथियों, सुना आपने। अगर कुछ बातों पर चर्चा करें और विश्लेषण करें, विकास की योजना, कर्ज की योजना, बिजली पानी की योजना, राशन की योजना, मुझे पता है कि अभी ढक्कन हटेगा और कुछ मुझे गाली देने वाले, वो जो भी गाली देते हैं, मैं कभी किसी कौम, किसी मजहब, किसको कभी टारगेट नहीं करता। वो आएंगे कहने के लिए ये तो हमारा पैसा था, सरकार का पैसा थोड़ी था, ये इनको सिखाया गया है। अरे जो हमारी कम्युनिटी के, हमारी कौम के बहुल गांव हैं, वहां पे नहीं बनेगी सड़क, वहां नहीं पहुंचेगा राशन, वहां नहीं पहुंचेगा जल घर घर जल योजना, वहां नहीं पहुंचेगी बिजली, तो क्या कर लोगे बे? क्या कर लोगे ये बताओ? या तो पहले तुम्हें ये चीजें दी ना जाएं, फिर जब तुम मांगने आओ तो तुमको दी जाएं। वोट भले भाजपा को दो या ना दो, ये मेरा कभी मुद्दा नहीं रहा है, लेकिन जो योगी जी ने बात बोली कि ना मत देखा गया ना मजहब देखा गया, पर दी गई,
और ये बात जब जिससे भी पूछने जाओगे, बोलने जाओगे, तो कहेगा वो तो सरकार का पैसा था, टैक्स पेयर का पैसा था। पर अगर नहीं देंगे तो क्या कर लोगे? बताओ, नहीं देंगे। तुम्हारे गांव में 100 मकान एक कौम के हैं और 5 मकान वहां हिंदू के हैं। उन 5 की जगह अगर पाइपलाइन बिछाकर टैप लग गया और बाकी 95 मकानों में नहीं लगा तो क्या कर लोगे तुम? ये भी तो बताओ, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो योगी जी ने ये बात बोली कि घर घर, तो हम भी कुछ आपसे अपेक्षा रखते हैं। अरे अपेक्षा भले हम वोट की नहीं रख सकते, लेकिन कुछ तो आपसे हम अपेक्षा रखेंगे ना, कि हमारे नाम के आगे हमेशा गाली नहीं लगाओगे, इतनी तो रखेंगे ना। और जो बात योगी जी ने अंत में बोली कि जो विस्थापित लोग आए, ये बात कितने दिन से 5 साल से जब से सीए का इशू चल रहा है तुम्हारा भाई दोहरा रहा है, उनके प्रति तुमने कोई संवेदना रखी? मुसलमान मौलानाओं ने सोशल मीडिया पर, ट्विटर हैंडल पर, पढ़े लिखे मुसलमानों ने उन विस्थापित लोगों के लिए कोई संवेदना रखी? नहीं, हमारे मुसलमान भाइयों को भी लेके आओ, हमारे मुसलमान भाइयों को भी लेके आओ। यही सब तुमने नारा लगाया। तो अब अगर कोई ये पूछेगा कि असद की जगह अगर ये कोई आकाश किसी को मारता तो बुलडोजर चलता है तो ना चलता, तो मैं बोल रहा हूं डंके की चोट पे ना चलता, ना चलता। पूरे एरिया की मैपिंग ना होती। और ये जो चल रहा है बुलडोजर और जो मैपिंग हो रही है, ये सिर्फ एक घटना इसका कारण नहीं है। बहुत सारी पुरानी घटनाएं हैं जो धीरे धीरे तिल का ताड़ बनता जा रहा है और राई का पहाड़ बनता जा रहा है। और तुम्हें मेरी जो समझाई हुई बात है वो समझ में नहीं आ रही है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। इंडिया में अगर देखा जाए तो कानून बड़े ही जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। बड़ा मुझे अच्छा लगा, एक इसमें 2 टॉपिक थे। एक टॉपिक मुझे बड़ा अच्छा लगा, असद जो था, अगर देखा जाए जब तक उन्होंने कोई कसूर नहीं किया, जब तक कोई उन्होंने दंगा नहीं किया, जब तक छुरी चलाने वाला कार्य नहीं किया, तब तक तो जो देखें कि उसके पिता ने जो एक अवैध जगह पे कब्जा करके अपना मकान बनाया था, कुछ भी नहीं कहा जा रहा था। एक नॉर्मल आम जो व्यक्ति है जिस तरीके से रह रहा था उसे सहूलियत दी जा रही थी। बड़ा देखें कि जबरदस्त कानून है ये, कि जैसे ही उसने कानून को हाथ में लिया, जैसे ही एक सनातनी के ऊपर उन्होंने ऐसा कार्य किया जिसे हमें बोलने में भी दिक्कत होती है, तो उसके बाद देखें कि वैसे तो अभी बता रहे हैं कि वो जो है किराए के मकान में रह रहे हैं, पर उसके जो दादा अब्बू थे उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि उन्होंने जिस जगह पे मकान बनाया था वो अवैध जगह थी। तो आज देख लें कि उसके ऊपर नोटिस लग गया और ढोल भी बज गया उस जगह पे कि आपको ये मकान खाली करना पड़ेगा, नहीं तो ये मकान आपके ऊपर भी गिरा दिया जाएगा। तो ये चीज है, इंडिया में देखा जा रहा है जी। कानून को जो हाथ में लेता है उसको पहले तो अच्छी सजा दी जाती है। जैसे असद को सजा मिली, उसने इतना बड़ा एक कांड किया था, उसकी पहले तो जान ली, बाद में अभी उसके घर को भी गिराया जाएगा। तो ये उन मुसलमानों को लिए सबक है जो आतंकवादी ज़हन रखते हैं, जो रेडिकल ज़हन रखते हैं, उनको यहाँ पहले ही चेतावनी मिल रही है कि आप अपनी औलाद को अगर संभालते नहीं हैं, या आपकी नालायक औलाद संभलने और सुधरने वाली नहीं है, तो आपके साथ क्या हो सकता है, ये पहले ही मोदी जी और योगी जी ये बताना चाहते हैं पूरी कौम को। और देख लें, असद पहले नॉर्मल वे में जिंदगी गुजार रहा था, कोई मुद्दा नहीं था। जैसे ही उसने एक सनातनी के साथ कांड किया था, देख लें कि रडार में आ चुका है, वो उसका घर में रडार में आ चुका है। देख लें कि पहले तो उसकी जान गई है, उसके अभी माता पिता को भी उसकी किए की सजा मिलेगी। तो ये होना चाहिए। देखें कि जब तक इनके माता पिता को भी सजा नहीं दी जाएगी तो माँ बाप अपनी औलादों को नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि आज की औलादें माँ बाप की सुनती भी नहीं है, और अगर माँ बाप लापरवाह हों तो फिर ऐसे कांड होते हैं। तो मुझे अच्छा लगा देखें कि एक कांड किया, उसके माध्यम से उसके माँ बाप को भी इसकी सजा मिलनी भी चाहिए। अगर माँ बाप लापरवाह हैं, अपनी औलाद का ध्यान नहीं रखते, तो इसी वजह से औलादें जो है उनके हाथ से निकलती हैं। तो दूसरा अगर देखा जाए, योगी जी जो है उन्होंने बड़ी ही अच्छी बात की है, वो मुझे बड़ी पसंद आई है। देखें कि हर किस्म का लाभ जो है सभी को बिना तफरीक किए हर एक कम्युनिटी को
फुल किस्म किस्म की सहूलियात, हर किस्म की जो भी सुविधा निकलती है, जो भी योजना निकलती है, वो सारी सभी में मिक्स्ड बांटा जाता है। जो गरीब है उसकी कह लो कि उसको दिया जाता है हर एक तरह की सहूलत। हमने सिलेंडर भी दिए गए, मकान भी दिए गए, छत की भी सहूलियात थी वो भी दी गई थी। इतनी सहूलियात दी गई, तो अगर कोई फिर भी जो है अपना ज़हन बदलने के लिए तैयार नहीं है, इंडिया के कानून को हाथ में लेगा, तो योगी जी ने पहले ही ऐलान करके सब कुछ बता दिया है कि आपके साथ क्या होगा, आपको किस लेवल तक जाकर आपको सीधा किया जाएगा, तो वो इन्होंने पहले ही बता दिया है। रिजवान साहब भी अगर देखा जाए तो बड़े ही अच्छे टॉपिक को, बड़े अच्छे मुद्दों को सामने रखते हैं और इनकी नॉलेज भी बहुत ज्यादा है। ये पहले ही से जो है कुछ चीजें बता देते हैं। देख लें कि बंगाल के इलेक्शन के वक्त से ही इन्होंने एक बात कर रहे हैं, तो वो चीजें अभी साबित हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग जो है वो अपने माशरे के लिए एक अच्छी कह लो कि राह जो है डिसाइड करते हैं। तो रिजवान सर मुसलमान रेडिकल सोच के लोगों को आए रोज समझाते रहते हैं, वो ना समझे तो उनकी गलती, बाकी इनका ये काम है कि उन तक वो पैगाम जो है हुकूमत की तरफ से जो होता है, खुफिया होता है या खुले लफ्जों से होता है, वो सारा उन तक पहुंचा देते हैं। बिल्कुल जी, जो रिजवान भाई ने बातें की हैं बिल्कुल सही बातें की हैं। योगी बाबा जो है वो स्पीच दे रहे हैं और स्पीच में उन्होंने खुले लफ्जों में कहा है, उन्होंने कहा दोस्ती किस बात की, भाईचारा किस बात का। तुम दोस्ती और भाईचारे की आड़ में लोगों की जान लेते फिरती हो। एक हाथ में छुरा पकड़ा हुआ है, छुपाया हुआ है जेब में, और दूसरे हाथ से और जुबान के ऊपर दोस्ती और मित्रता और भाईचारा, और कहते हो सनातनी हमारे भाई हैं, हिंदू तो हमारे भाई हैं। हिंदू और मुस्लिम वाला कोई डिफरेंट नहीं है, यहाँ पे हम सब एक हैं। सबसे बड़ी जो धर्म है वो इंसानियत है, ये है वो है, इस तरह की चीजें जो करते हो। देखिए अब जिस तरह के मामलात हो रही है ना, ये एक घटना असद वाली नहीं है, इसके अलावा पता नहीं कितनी घटनाएं घटी होंगी जो मीडिया से दूर हुई। ये तो चले मीडिया पे बात आ गई ना तो हम सब तक पहुंची है, आपको भी पता चला, लेकिन जो मीडिया पे नहीं किस्से आए, जो बातें मीडिया पे नहीं आई, पता नहीं कितने वाकयात जो हैं वो ऐसे हुए होंगे। कितने ही मासूम सूर्या जैसे लोग होंगे जिनकी जानें ली गई होंगी। तो मेंटालिटी आप चेक कर सकती हैं कि कहते हैं कि उम्र इसकी इतनी नहीं है, उम्र इसकी इतनी नहीं है, लेकिन गुण इसको सारे जो कमीनेपन के हैं वो पता है। बटन उसने खुले हुए हैं, पीछे उसने कॉलर छोड़ा हुआ है, जैसे भाई बना हुआ है ना, तो वो भाई साहब जो है ना वो इस तरह से, इसका मैंने एक छोटा सा वीडियो भी देखा है, उसमें ये इस तरह की ढिठाई से बात कर रहे हैं। उस वीडियो में कह रहे हैं कि लोगों को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारे भाई ने भाई एक मर्डर कर दिया, अभी हम जेल जाएंगे, कुछ दिन रहेंगे, फिर बाहर आ जाए। हाँ, तुम्हारे बाप का राज है ना कि तुम एक बंदे की जान लोगे, फिर जेल जाओगे, फिर आ जाओगे। वो जेल तो नहीं है, वो तो मेहमान खाना है कि कुछ दिनों के लिए तुम जाओगे और वापस आ जाओगे। भाई अब चीजें चेंज हो गई है, अब कानून जो है वो सख्ती से हरकत में आ गया है कि ये चीजें बंद होनी चाहिए। अगर सख्ती नहीं करेंगे तो क्राइम कैसे खत्म होगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये ज्यादती हो रही है जी, जुर्म जो है वो असद ने किया है, असद का मकान क्यों गिराया जा रहा है, उसके घर वालों को क्यों तंग किया जा रहा है। और भाई जब ये चीजें होंगी, बहुत सारे असद जैसे लोग देखेंगे कि अगर इस तरह का काम करेंगे ना तो ये काम भी हो सकता है, तो वो तभी जाके कहते हैं कि जुर्म का अगर डर ना हो, एक खौफ ही नहीं है, तो उससे जो है वो लोग तौबा कैसे करेंगे। लोग जो है उससे कह लें कि वो करने से डरेंगे कैसे। हम अरब कंट्रियों की बड़ी मिसालें देते हैं, कहते हैं कि वहां पे कोई किसी की चीज नहीं उठाता, वहां पे कानून पे पहले सख्ती करवाई गई है। इतना सख्त कानून है कि हर बंदे को पता है कि भाई मैंने ये काम किया तो बस मेरे साथ ये हो जाना है। वहां पे पता है कि गुंजाइश ही नहीं है, माफी की गुंजाइश ही नहीं है, सजा मिलनी है। जब यहाँ पे भी ये चीजें होना शुरू हो जाएंगी, पता होगा कि भाई कितना ही बड़े पीछे कोई भाई साहब बैठे हैं, कोई नेता बैठा हुआ है, जो भी बैठा हुआ है, सजा तो मिलेगी। भेदभाव यहाँ पे नहीं कह सकते, यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि कुछ लोग जो हैं वो इस चीज को भी पाकिस्तानी भी कहते हैं अक्सर कि वहां पे मुसलमानों के साथ बड़ी ज्यादती होती है, और उसके बाद वहां के मुस्लिम जो हैं वो कुछ लोग जो हैं वो इस चीज के ऊपर बात करेंगे जरूर करेंगे कि ये देखें जी कि ये यहाँ पे कोई आकाश नामी लड़का होता, अगर वो किसी मुस्लिम को मार देता तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। आप मुझे कोई एक जो है ना मुद्दा निकाल के दिखा दें कि अगर किसी हिंदू ने किसी मुस्लिम के साथ ज्यादती की हो
और उसे इस वजह से सजा ना मिली हो कि वो एक हिंदू है। कभी हुआ? ऐसा नहीं हुआ। बेशुमार ऐसे हिंदू हैं जिनकी हमने टांगे टूटती हुई देखी हैं। कानून ये बना था कि अगर किसी महिला को छेड़ोगे तो आपको सजा मिलेगी। वो हिजाब वाली औरतें थी ना, हमारी कम्युनिटी की औरतें थी, हमारी कौम की औरतें थी जिनको छेड़ा गया था। छेड़ने वाले कौन थे? वो हिंदू थे। क्या उनके टांगे नहीं टूटी? उनके ऊपर हमने वीडियो रिएक्ट किए। अगर किसी बुड्ढे ने किसी कह ले कि हिंदू लड़की को छेड़ा तो उसकी भी टांगे टूटी। तो कहां पे हम कहें कि पक्षपात हुआ है? कहां पे हम कहें कि भाई हिंदू जो है उसको तो गुंजाइश है और मुस्लिम जो है उसको गुंजाइश नहीं है? पहली बात तो ये है कि हिंदू जो है ना, वो ये नहीं मैं कहता कि बुरे नहीं होंगे, होंगे, लेकिन बहुत कम बुरे होंगे। कह ले कि इक्का दुक्का परसेंट या 100 में से 2-4% वो तो हर जगह पे होता है, वो तो कहीं पर भी चले जाए होता है। लेकिन ज्यादातर जो है ना, ज्यादातर बुराई जो है वो मुसलमानों की तरफ से होती है। क्राइम लिस्ट निकाल के चेक कर सकते हैं आप लोग कि उसमें कितने हिंदू हैं जिन्होंने मुसलमानों के साथ ज्यादती की। आपको बेशुमार मुस्लिम मिल जाएंगे जिन्होंने हिंदुओं के साथ ज्यादती की, जिन्होंने सनातनी लड़कियों को अपने जाल में फंसाया और उनको प्यार का झांसा देकर उनसे शादियां की, उनकी जिंदगियां तबाह की। क्या कभी खबर आई सामने कि किसी हिंदू लड़की ने किसी हिंदू लड़के ने किसी मुस्लिम को फंसाया और बाद में उससे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने के लिए उसे ब्लैकमेल किया हो या इस तरह की कोई चीजें हो? कितनी लड़कियां होंगी जिनकी जिंदगियां तबाह हुई, जिनकी जिंदगियां बर्बाद हुई, सिर्फ उन मुसलमानों को इसलिए नहीं पूछा गया क्योंकि सियासी पुष्टपनाही उनके पीछे थी। सियासी एमएलए जो एमपीए ये लोग उनके पीछे थे। वोट बैंकिंग का खतरा था, उन्हें सजा नहीं मिली। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, हम कहते हैं कि जो गलत करे उसे सजा मिलनी चाहिए। यही बीजेपी का मोटिव है। योगी जी ने यहाँ पे ये बात सीधी सीधी कही है। उन्होंने कहा है कि जो भी योजना आती रही है हम सबको देते रहे, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम फलां हो, तुम अगर हिंदू होते तो हम देते। वो सिर्फ ये देखते हैं कि एक हिंदुस्तानी है, वो ये नहीं देखते कि इसकी जात क्या है, इसका धर्म क्या है। तो उसको सब कुछ मिलता है। अगर अपनी तरफ से वो कहते हैं ना कि क्राइम को डिफेंड करने के लिए अगर आप लोग इस तरह की कोई कहानी बनाते हैं तो उसमें आपका अपना ही नुकसान होगा, किसी का कोई नुकसान। बिल्कुल जी, इसी तरह ही है। बहुत ही कह लो कि अलग सा कानून इंडिया में चल रहा है, बहुत जबरदस्त भी है। एक तरफ से अगर देखा जाए क्राइम को खत्म करने की कह लो कि जो स्थिति योगी जी ने अपना ली है वो बहुत बढ़िया है। और देख लें कि यहाँ अगर जो स्थिति बन चुकी है ना उनके माँ बाप की भी, जब उनका मकान गिरेगा तो उनको पता चलेगा कि अपनी औलादों को अच्छी तरबियत ना कराना या रेडिकल सोच बनने में रही है, उनका ख्याल ना रखना, इसकी कितनी बड़ी सजा हो सकती है। तो वो सारा कुछ यहाँ देखने के लिए। ये थी जी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्लीज।